देश आर्थिक संकट में है या नहीं है, ये तो अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री बता सकते हैं और वही बता सकते हैं कि कैसे देश को उबारेंगे। लेकिन अर्थव्यवस्था जो है वो बेहद नाजुक स्थिति में है। रुपया जिस तरह से लगातार गिरता जा रहा है और सरकार जो भी कह रही है कि हम कोशिश कर रहे हैं, वो जो प्रयास हैं उसका कहीं सफल कोई परिणाम नज़र नहीं आ रहा है कि उसके सफल परिणाम आ रहे हैं। और इस तरह से अगर ये स्थिति रही तो महंगाई तो बढ़ेगी ही, क्योंकि डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे तो जाहिर है बाकी तमाम चीज़ों का माल भाड़ा से लेकर तमाम चीज़ें बढ़ेंगी और हर चीज़ महंगे होंगे, चाहे वो खाने का हो, चाहे किराने का बिल हो, चाहे सब्जियां हो। पहले से महंगी है और महंगाई बढ़ेगी। इसके साथ साथ जो लोग विदेश में पढ़ते हैं, शिक्षा लेते हैं, वो भी बहुत महंगी हो जाएगी। इसके अलावा नौकरियों पे तलवार लटकी रह सकती है। कुछ फ़ायदे हैं, आईटी कंपनियों के डॉलर में बिल पेश करने से ज़्यादा कुछ पैसे मिलेंगे, लेकिन जो गिरावट है उसका असर हमारी अर्थव्यवस्था पे हो रही है, साफ साफ देखा जा रहा है। और ये स्थिति अगर रही तो देश किस तरफ जा रहा है, हमारी क्या दशा होने वाली है, इसको आप समझ सकते हैं। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। मनोज जी, आपसे ब्रेक पर जाने से पहले जो सवाल था कि क्या प्रधानमंत्री जी, क्या देश के वित्त मंत्री जी जिस आराम से वो देश को कह रहे हैं आप भरोसा रखें, समस्या है, संकट नहीं है। देखिए, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी इकोनॉमिस्ट हैं, मार्केट इकोनॉमिस्ट के रूप में उनकी ख्याति थी। उन्होंने कुछ डिसीजन लिए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में वित्त मंत्री के रूप में और प्रधानमंत्री के रूप में कि मार्केट को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दें, निवेश को बढ़ाएं। लेकिन प्रधानमंत्री का जो थिंकिंग का दायरा जो है वो इतना बड़ा सोशल सेक्टर और पॉलिटिकल सेक्टर को लेकर चलने वाला नहीं था। नहीं तो वो टॉप प्रायोरिटी देते करप्शन और गवर्नेंस को, क्योंकि सारी समस्याओं के मूल में वो चीजें हैं। लेकिन चूंकि बात इकोनॉमिक पॉलिसी की हो रही है और जिस तरीके से जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का पॉलिसी भी रिस्पॉन्सिबल होगा ना, भ्रष्टाचार पैदा ज्यादा हो। नहीं, देखिए, मार्केट की पॉलिसी जिस तरह का अपनाएंगे तो वहां भ्रष्टाचार होगा। देखिए, पॉलिसी को अगर फॉर्मुलेट आप अगर ढंग से करेंगे तो करप्शन दूर करने की बहुत सारी संभावना उसमें भी छिपी होती है। जब आप मार्केट को देंगे, आप याद कीजिए जब बीएसएनएल के कंट्रोल में टेलीकॉम था तो एक लाइनमैन आपका लाइन ठीक करने के लिए 500 रुपए की रिश्वत लेता था। आज मार्केट में इतना कंपटीशन है कि आपका 2 मिनट में फोन लग जाता है। नॉट ओनली दैट, इस तरीके से जितने भी आप मैकेनिज्म अपनाएंगे तो उसका फायदा होगा। गवर्नेंस, रेगुलेटरी बॉडी, कंपटीशन, ये सब अच्छी चीजें हैं। मनोज जी, और हेल्थ कितना महंगा हो गया, शिक्षा कितना महंगी होती तो वो तो पॉलिसी पे डिपेंड करता है। अगर हेल्थ के लिए, बिल्कुल मैं बता रहा हूं, देखिए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अगर सच्चे दायरे में चलेंगे तो टीआरएआई के टच पर हेल्थ का भी रेगुलेटर होगा, एजुकेशन का भी रेगुलेटर होगा। जहां कोई ज्यादा पैसे नहीं ले पाएगा उनकी रेटिंग होगी और गवर्नेंस का रोल वहां पर होता है। जब आपने ऑलरेडी एजुकेशन और हेल्थ में प्राइवेट प्लेयर को अलाउ कर दिया तो रातों रात उन्हें खत्म नहीं कर सकते। किस तरह की हो उस पर तो चर्चा कर सकते हैं। आज जो आईसीयू में आप पड़े हुए हैं, आपकी अर्थव्यवस्था पड़ी हुई है, देखिए इसका पूरी देश के लोगों पे एक तलवार आपने लटका दिया, महंगाई। इसका जो तात्कालिक निदान भी है और दीर्घकालिक निदान भी है। सबसे पहले हमारे यहाँ जो महंगाई का जो असर पड़ता है वो खेतीहर उत्पादों पर पड़ता है और खेती की जो पॉलिसी है पिछले 65 सालों से वह है निर्वाह पेशा के रूप में बनाना, लाभकारी पेशा के रूप में नहीं। आप खेती को इनपुट सब्सिडी देते हैं और लाखों करोड़ों रुपए का जो है करप्शन होता है। अगर आप किसानों के केवल एक काम कर दीजिए कि उनके जितने उत्पाद हैं उनकी कॉस्ट प्लस प्राइसेस दी जाएगी, उनको लाभकारी मूल्य दिया जाएगा और न्यूनतम और अधिकतम मूल्य तय कर दीजिए स्ट्रिक्टली कि अगर आलू जो है सीजन में, आप कह रहे हैं कि ऐसा कर दीजिए तो हो सकता है। तो रोल है, मार्केट का रोल होगा। अभी जो इस वक्त जो रुपये की स्थिति है, क्या सरकार कदम उठा रही है? देखिए, रुपए की लेकर के आरबीआई ने बहुत सारे सप्लाई और डिमांड के कदम उठाए। आपका एक्सचेंज उसका कोई असर नहीं हो रहा है, इसलिए नहीं हो रहा है कि स्थिति काफी बिगड़ चुकी है। उसका कोई समाधान है? फेडरल रिजर्व के जो गवर्नर ने जो फैसला दिया कि हम जो है अपनी इकोनॉमी को तरजीह देंगे, वो सीधे सीधे जो है हमारा जो एक्सटर्नल फ्रंट है डॉलर करेंसी का जो है वो इफेक्ट हो गया और रातों रात विड्रॉ कर लिए लोग स्टॉक मार्केट से पैसे। डॉलर का इनफ्लो कम हो गया, सप्लाई कम हो गई। क्यों कम हो गया? इसलिए कम हो गया, अब वो पैसे चले गए अमेरिकन इकोनॉमी में। भी ये बताइए, प्लानिंग किसको बोलता है? ये आपने कहा अगर ये क्राइसिस हो जाएगा ये देख करके एफआईआई लोगों ने अपना पैसा विड्रॉ करके लेके गया,
देखिए हमारे देश में अर्थमंत्री, प्रधानमंत्री जो सभी लोग बैठे हुए हैं, इन लोगों को कोई दीर्घदर्शी तो नहीं है। ये अवस्था होने वाला है तो हमारे यहां से पैसा वापस जाने वाला है, उसको रोकने के लिए हमको कदम उठाना पड़ेगा। ये इसको तो प्लानिंग कहते हैं ना। अगर अर्थ के जानकार अगर कोई होंगे तो इस बात पर निश्चित रूप से निष्कर्ष में निकलेंगे। क्या प्रधानमंत्री 2008 में जो आपने कर्ज माफी की और फिस्कल डेफिसिट जो बढ़ा, क्या बात है, आप उसी का ये लॉन्ग टर्म नतीजा है, उसी का ये क्युमुलेटिव नतीजा है जिसके वजह से हुई। और बेनेनको के बयान ने जो है इसमें आपने घी डाल दिया। देश के उद्योग बड़े जो बेनेनको का जो बयान था, बेनेनको देश के एक बड़े उद्योगपति हैं, रतन टाटा हैं, उन्होंने कहा है कि देश की मौजूदा लीडरशिप पर उन्होंने सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि देश में लीडरशिप का संकट है और उससे जो है आर्थिक संकट और आर्थिक मुश्किलें बढ़ती जा रही है। दिलीप जी, मैं जो आपने अभी बात कही जी, रतन टाटा ने जो इंटरव्यू में कहा है जी, मैं तो पहले ये बात कह के हटा हूं कि नीति और नेतृत्व की जो बात है वो तो छोड़ दीजिए। जब तक इस देश में इंपोर्ट जो है इस देश से नहीं कम होगा और एक्सपोर्ट इंक्रीज नहीं होगा, तब तक ये स्थिति बनी रहेगी। आज आप क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं? एक्सपोर्ट कितना कम होता जा रहा है, इंपोर्ट बढ़ता चला जा रहा है। आप ये जो स्थिति बदली है, अगर आप पिछले कुछ दशक में देखें, ये बहुत विचित्र स्थिति हुई है। पहले इस देश में एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए बहुत सारे स्कीम चलाई गई, सब्स्टिट्यूशन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन, और उसमें मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो गैप बढ़ता जा रहा है, और ये क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि यहां पे प्रोडक्शन जो है वो दिन प्रतिदिन महंगी होती जा रही है। अब ये महंगी क्यों हो रही है? महंगी हो रही है मनरेगा के कारण। मनरेगा के कारण आज जो आपको लेबर मिल रही थी, वो लेबर आज बिल्कुल आराम प्रस्ती से, ये जो सरकारी नीतियों जिसकी अभी चर्चा हो रही थी कि खोदो और डालो, और उसमें जो घपले हो रहे हैं वो भी आपके सामने आ गए हैं। मुझे ये लगता है मैं एक सवाल कहीं ना कहीं नहीं, ये कहीं ना कहीं बात घूमकर वही गवर्नेंस पर आती है, भ्रष्टाचार पर आती है। ये जो चीजें हैं आप करिए, लेकिन साथ में आप कोई प्रोडक्टिव किसी भी स्कीम को, आप सोशल स्कीम जो भी लाते हैं, उसको कहीं ना कहीं इस देश की जो आपकी अर्थव्यवस्था है उसको सुदृढ़ करने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए कोई प्रोडक्टिव काम में तो लगाइए। ये जब तक नहीं होगा, जब तक कोई आप एक्सपोर्ट इस देश से सुनिश्चित हो और इंपोर्ट कम हो, वो सुनिश्चित जब तक ये अर्थनीति नहीं करेगी, तब तक ये स्थिति ऐसी ही है। जो हमारे पास चूंकि समय बहुत कम रह गया है, जो स्थिति है इस वक्त, हम इससे बाहर निकलते हैं कि ये पॉपुलिस्ट मेजर्स के कारण हुए हैं या प्रो कॉर्पोरेट होने की वजह से हुआ है, लेकिन जो स्थिति है इससे निकलने के जितने भी प्रयास किए जा रहे हैं ना, मेरा जो पहला स्टेटमेंट में हम अभी भी कायम है। जो आर्थिक नीतियां हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो उदारीवल्करण जो चालू है, जिसको 5 साल वही कारण है, वही कारण है। उस नीतियों को आपने भी समर्थन किया 5 साल तक। वहां पर डिफरेंस है, वहां पर डिफरेंस है। जो फंडामेंटल पॉलिसी था वही लीजिए, वहां पर डिफरेंस है। डिफरेंस वहां है जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो लिखा हुआ है, ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में हम लोगों ने नरेगा लिखा है, राइट टू इंफॉर्मेशन लिखवाया है, करवा दिया है, और जो हमारा देश में आम जनता की खून पसीना से बनाया हुआ जो सार्वजनिक इकाइयां हैं, वो सभी मिनीरत्ना नवरत्ना सबको बेचने का जो जाल जा रहे थे, उसको हम लोगों ने रोक दिया। वही था हम लोगों का उपलब्धियां। सेकंड, यहां पर जो बात कर रहे थे, नहीं देवराजन जी, इसमें एक मिनट में बीच में टोकूंगा। आपने आरटीआई की बात कही, बहुत अच्छा कानून था। नहीं, हम उसको नहीं कहना चाहते। मैं कुछ और कह रहा हूं। क्या आपने पार्लियामेंट में विरोध किया कि आरटीआई से ये राजनीतिक दल बाहर नहीं होने चाहिए? इस पर अलग चर्चा कर लेंगे, अलग चर्चा, ये इससे जुड़ा हुआ मामला है। पॉलिटिकल पार्टी का अकाउंटेबल है। आप और शायद जानकारी नहीं है, मुझे माफ करना, पॉलिटिकल पार्टी आजकल अकाउंटेबल है। आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में फाइल सौंपना पड़ता है, लेकिन पार्टियों के अंदर जो डिसीजन होगा, वो डिसीजन आपके के माध्यम से किसी को देना वो नहीं हो सकता है। आप जनरल सेक्रेटरी किसको चुनेंगे, आपका पार्टी का डिसीजन कैसे होता है, वो अलग बात है। हम ये कहना चाहता है, एक बात उन्होंने जो कहा है जरूर वो ये बात है, जैसे आपका इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है, एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है। बेसिकली दैट इज अ प्रॉब्लम फॉर बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्यों हुआ है, मेरा पॉइंट वहां पर फिर आ रहा हूं। जो ये नया आर्थिक नीति की वजह से आपने क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन करीब 1500 जो माल के ऊपर क्यूआर ने हटा दिया। हटाने के बाद क्या हुआ, जो प्रोडक्ट है विच वी कैन प्रोड्यूस प्लेंटी,
हम लोग बनाता है वो भी हम लोग जबरदस्ती बाहर से लेना पड़ता है। जैसे राजन साहब, बहुत चीजें सस्ता राशन देने के लिए आपको चीनी लाना पड़ता है, चीनी आपका तैयार होता है यहाँ पर, चीनी आपको वहां से बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है बिकॉज ऑफ आपका WTO एग्रीमेंट। आप देख लीजिए चाय पत्ती, चाय आपको बाहर से आपको लाना पड़ता है, यहाँ पर प्रोड्यूस होता है। आप जानते हैं, एक उदाहरण हम बोलना चाहता है, 1 साल पहले पार्लियामेंट के अंदर हम लोगों ने एक प्रश्न पूछा था। प्रश्न यह है, चीनी की दाम 1 किलो 80 रुपया पहुंचा थे। तब उस समय हम लोग शरद पवार जी से पूछा था क्यों ऐसे अनोखी परिस्थिति हुआ है। तब एक रिप्लाई दिया है, हिंदुस्तान में 240 लाख टन चीनी का जरूरत है पर ईयर। हम लोगों का प्रोडक्शन कितना था पूछा, उत्तर मिला है 280 लाख टन। ओके, तब क्यों हमारे यहां पर ये स्कैर्सिटी हुआ है? तब उन्होंने कहा है, जब हमारे पास एक्स्ट्रा चीनी जब आया, हमने बोल दिया कंपनियों को आप भेज दीजिए, बाहर भेजना शुरू कर दिया। कितना भेजा है? 40 लाख टन चीनी बाहर भेज दिया है। पार्लियामेंट की रिकॉर्ड है, आप उठा के देख लेना कितना पैसा करके भेजा है आपने। 10 रुपया 95 पैसे, 10 रुपीज 95 पैसे। उसके बाद 3 महीने के अंदर सेम शरद पवार ने पार्लियामेंट में बोला यहां पर चीनी नहीं है, चीनी को वापस लाना पड़ेगा। उसी कंपनी को बोला वापस ले आइए। कितना ले आया है आपको? 33 रुपीज 25 पैसा से आप वापस ले आया। क्या नतीजा हुआ है? 33 कंपनी 1900 करोड़ रुपया का मुनाफा कमाया है। क्या निधि है? तो ये निधि है में भी पवार ने गड़बड़ किया था, गड़बड़ है जो भी हो, हिसाब तो पार्लियामेंट के सामने है ना। ये जो हम लोग जो बनाता है चीज, इसको ये तो निधि है, ये निधि की वजह से ये हो रहा है। दूसरा उन्होंने जो कह रहे हैं, जो ये आपका नरेगा का गड़बड़ी, देखिए नरेगा एक ऐसा एक स्कीम है, बहुत सारे स्कीम का एक प्रोग्राम कैसे करेंगे? आपका सिर दर्द का इलाज सिर काट के फेंकना नहीं है, ये हम बोलना चाहते हैं। ये कौन कह रहा है? हम तो कह रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लिंक करिए। मनोज जी, आप कह रहे हैं सब्सिडी या पॉपुलिस्ट मेजर, सब्सिडी तो और देशों में भी है, यहां से ज्यादा है बहुत सारे देशों में। सब्सिडी आप हेल्थ और एजुकेशन के लिए दीजिए। हेल्थ और एजुकेशन इस देश में कॉर्पोरेट सेक्टर को आपने अलाउ कर दिया है। अमेरिका में हेल्थ जो है वही कह रहा हूं, तो फिर आखिर ये समस्या कहां है, जड़ कहां है? समस्या ये देखिए, सब्सिडी प्रोडक्टिव इस्तेमाल नहीं होता है रिसोर्सेज का। अगर आप सरकार अगर कोई भी राहत देना चाहती है तो टैक्स इंसेंटिव के जरिए दे, वो सबसे बढ़िया है। चलिए, लीकेज नहीं होगा। कैसे निकला जाए इस निकलने का? आपको दिख रहा है? देखिए, इसके निकलने का सबसे बड़ा आपको लग रहा है कि सरकार इससे निकाल पाएगी? नहीं, ये तो चुनावी वर्ष से नहीं निकाल पाएगी। इन्होंने तो सब कुछ एकदम हवाले कर दिया है। रुपया लगातार रुपया का यही है, भगवान भरोसे है। जब डॉलर इनफ्लो आएगा, जब इन्वेस्टमेंट आएगा, ये कब आएगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा। देखिए, जब रुपये का मूल्य गिरता है तो एक्सपोर्ट बढ़ने के चांस होते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में तो कुछ दिख नहीं रहा है। आपका एक्सपोर्ट थोड़ा मोड़ा कहीं अगर बढ़ जाए टेक्सटाइल वगैरह का, अदरवाइज जो है ये स्थिति जो है इंपोर्ट गोल्ड को लेकर इन्होंने कंट्रोल जरूर लाया है, लेकिन आपका जो अगर ये दिन ज्यादा दूर नहीं है, ये सोना हमको बाहर जाकर के प्लेज करना पड़ेगा। आपने 67 टन सोना वहां लगा करके प्लेज करके $2.2 बिलियन IMF से ले आया है, उसी अवस्था में फिर जा रहे हैं। तो ये हम बोलना चाहते हैं, ये सर्कल पूरा किया है, कारण है ये आर्थिक नीति है। 91 की स्थिति यदि पैदा होती है तो इसके लिए 2008 और 2013 में जो ये पॉपुलिस्ट कदम उठाए गए, सिर्फ और सिर्फ वही जिम्मेवार हैं। और सोनिया गांधी का ये एजेंडा है, न कि मनमोहन और चिदम्बरम का है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मनमोहन बड़े हमको समझ में नहीं उसमें कितना चिदम्बरम जरूर सख्त फैसले लेने वाले जाने जाते हैं। लेकिन मैं मनोज भाई ये जानना चाहता हूं कि हम इस देश में सोनिया गांधी इस देश को बचाने, इस देश को चलाने, इस देश की फलाह बहबूदगी के लिए काम कर रही हैं, या सोनिया गांधी भी यूएसए के एजेंडे पे इस मुल्क को डुबाने की कोशिश कर रही हैं? यह भी साफ होना चाहिए कि सिर्फ अगर सोनिया गांधी ने तय कर लिया है कि इस मुल्क को डुबो देना है, तो इस पार्लियामेंट के अंदर 545 लोगों में से किसी को समझ में नहीं आ रहा कि सोनिया गांधी इस देश को बेच रही है। कोई भी इस पार्टी को नहीं बोल रहा है। जो बात आपने भी थोड़ी देर पहले कहा कि जो बीएसएनएल का जो टेलीफोन लगाने आता था वो 500 रुपए रिश्वत देता था, मुझे यह समझ में आता है कि आपने उस सिस्टम को ठीक ना करके आपने कहा बीएसएनएल को हटाओ, और जो ये आदमी रिश्वत ले रहा है सीधी सरकार क्यों ना ले ले। तो आपने एफडीआई के माध्यम से रिश्वत ली, आपने बैंक जो विदेशी बैंक है उनके माध्यम से रिश्वत ली, तो आपने जो इंडिविजुअल रिश्वत जा रही थी वो सरकार ने कहा ये काम यहां क्यों करें, ये काम सीधे हम क्यों नहीं करते। तो आप इस बात को देखें कि जो देवराजन कह रहे हैं कि प्लानिंग कमीशन, ये प्लानिंग, ये देश चाहे अर्थव्यवस्था का मामला हो, चाहे विदेश नीति, ये देश डेली वेजेस पे चल रहा है। दिलीप, डेली वेजेस पे चल रहा है। आज ये समस्या है, इसको किसी तरह से हल करो। आज चुनाव आया तो मनरेगा ले आओ, आज चुनाव आया तो फूड सिक्योरिटी ले आओ, आज चुनाव आया तो आरटीआई। आप देखें ना, आप देखें जब चीन आपके 19 किलोमीटर किसी तरह हाथ जोड़े उसको मनाया, पीछे चला गया। पाकिस्तान ने कुछ कर दिया,
हाथ जोड़े फिर मैं, ये डेली वेजेस की मानसिकता हो गई है इस देश की। आज का दिन कट जाए कल फिर दोबारा देखेंगे। इस तरीके से देश की ना अर्थव्यवस्था चलती है ना, देश चलता है। देखिए पुष्पेंद्र जी, जो आप बात कर रहे हैं, सोनिया जी को मैं ये नहीं कहूंगा कि अमेरिकन एजेंट हैं, लेकिन उन्हें इस बात का बड़ा भ्रम है कि इस देश के भूखे नंगों को कैसे ललचाया जाता है और कैसे राज खजाने को झोंक करके अर्थव्यवस्था को तबाह किया जाता है, और उसी का वो नजीर पेश कर रही है। सवाल है, पहले नहीं मनोज जी, सवाल है इससे निकालने का तरीका ये है, इसका निकालने का कौन? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसका निकालने का तरीका वो जो बड़े बड़े बड़बोलेपन दिखाते हैं नरेंद्र मोदी, उनके पास है, वो नहीं है। इसका तरीका यही है कि आपको लॉन्ग टर्म में देश के लिए, हर सेक्टर के लिए बेस्ट पॉलिसी बनाकर चलना। लेकिन लॉन्ग टर्म से मार्केट की बात नहीं चलेगा, तब तक रहेगा कि नहीं चलेगा भाई? उस समय तक आपकी स्थिति क्या होगी? देश नहीं रहेगा, किसने देखा है? आप कहां जाएंगे? पिछले 20 सालों में ये एकदम कहना भी गलत होगा कि कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, बहुत अच्छे चीज भी है। कहां पे आपके सामने रोल मॉडल है, देखिए आपके सामने रोल मॉडल है। आप ये देखिए, पिछले 20 साल में जहां से चले थे, आप अगर वहीं पहुंच गए तो ये इसके लिए ये जिम्मेवार है, ये यूपीए का तंत्र जिम्मेवार है कि वो पॉलिटिक्स को हावी होने देता है। और पॉलिटिकल रिफॉर्म, आपको इकोनॉमिक रिफॉर्म के साथ पॉलिटिकल रिफॉर्म को भी लाना पड़ेगा अगर आप फंडामेंटल और लॉन्ग टर्म भलाई चाहते हैं देश का। तो नहीं, तो एक रिफॉर्म तो अभी आ गया है कि जिस तरह से कहा कि क्रिमिनल्स को जो है वो नहीं लड़ने का दिया, तो सारे लोग मिल गए। इससे बड़ा क्या रिफॉर्म होगा? उसका विरोध करेंगे क्या? क्योंकि ये पॉलिटिक्स करते हैं, उसका विरोध नहीं करेंगे। ये तो मेरे पास उसका भी जवाब है। ये जो बात कह रहे हैं करके सजा दे देगा, हमारा समय खत्म हो गया, जरूर उसको खत्म हो गया। देवराजन साहब, आखिरी वर्ड आपसे सिर्फ जानना चाहता हूं कि जो स्थिति है देश में इस वक्त, क्या लगता है कि हम उबरने में इस संकट से जल्दी से कामयाब होंगे या ये चुनाव का इंतजार होगा? हमारे नजर में कोशिश की जाए ऐसा कोई, जो कल भी प्रधान ये चिदम्बरम साहब ने बोला 10 पॉइंट है उसके पास, ये होने से हम ठीक कर देंगे। क्या है ये 10 पॉइंट? वो 10 पॉइंट उन्होंने जो 10 कमांडमेंट जो बोलता है, 10 टेस्टामेंट जो कहते हैं, उस हिसाब से उन्होंने, जो बहुत रिटरिक होता है लेकिन उनको डिलीवर नहीं कर पा रहे वो हमारा वित्त मंत्री, उन्होंने सीधा अभी प्रेसिडेंट को भी ऊपर उन्होंने ये लगा दिया, ब्लेम गेम में चले आया है। और फिर भी उसके साथ उन्होंने दो शब्द और भी, अब तक तो ब्लेम गेम डेंजरस में जा रहे हैं, एक बैंक बेचना और एफआईए के ऊपर फिर आपको क्लास बात है कि ये सरकार अब तक हजारों बातों के लिए ब्लेम या तो पड़ोसियों को देती थी या विदेशियों को देती थी, अब अपोजिशन को देती थी। अब ये लगा कि जब सबके ऊपर ब्लेम लगा दिया है तो अब अपनी पार्टी के भूतपूर्व वित्त मंत्री पर ही ब्लेम लगा दो। बस चलिए, तब तो ये भी है, इसके साथ ये भी लास्ट एक सेंटेंस बोल के हम खत्म करना चाहता है। इसका मतलब ये होता है, चिदम्बरम साहब सीधा सीधा कांग्रेस पार्टी को भी निशाना बनाया है, आपने एक फेल्ड वित्त मंत्री को प्रेसिडेंट प्रमोशन कर दिया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मनोज जी, देवराजन साहब, पुष्पेंद्र धर्मानी जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए।